हेलो दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मिश्र समानुपात को क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में देखते हैं लासा मासा यानी एचसीएफ एंड एलसीएफ। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा गया 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। 611/1363 का सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। सरलतम रूप का मतलब होता है, जैसे हम लिख दें 25/20। इसका हम सरलतम रूप अगर पूछें तो सरलतम रूप इसका होगा 5/4। ये सरलतम रूप आया कहाँ से। तो सरलतम रूप जब भी निकालना हो तो किया ये जाता है, सबसे पहले इनका दोनों का एचसीएफ निकाला गया। तो दोनों का एचसीएफ आया 5। फिर इसके बाद इस 25 में हमने 5 का भाग कराया और इस 20 में भी हमने 5 का भाग कराया। तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 4। कहने का मतलब जब भी सरलतम रूप निकालना हो तो दोनों का अंश और हर का एचसीएफ निकाला जाता है। फिर उसी एचसीएफ से दोनों में भाग कराया जाता है। जब भाग कराने के बाद जो संख्याएं शेष बचती हैं वही वो सरलतम रूप में होती हैं। तो सेम यही क्रिया इसमें भी करना है। तो दोनों का सबसे पहला काम होगा, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। जब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे आ जाएगा 47। अब करेंगे क्या, 611 में भी 47 का भाग कराएंगे और 1363 में भी 47 का भाग कराएंगे। जब 611 में 47 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 13 और 1363 में जब 47 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 29। अर्थात अब ये सरलतम रूप में है, अर्थात 13/29 इसका सरलतम रूप होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया 777/1147 का सरलतम रूप क्या होगा। सेम इसी प्रकार का कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी कहा गया 756/882 का सरलतम रूप क्या है। तो दोनों का एचसीएफ निकाल के दोनों में अलग अलग भाग करा देना। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1,28,352 2,38,368 का सरलतम रूप ज्ञात करना है। इसमें भी यही करना है, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा गया है 2324 तथा 8148 तथा 8148 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, देखते हैं किस प्रकार से। एचसी का महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ की एक होती है भागविधि। तो भागविधि से एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 28। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है 35, 70 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। इसमें भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। भाग विधि किया जाता है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई होंगी, उनका एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो उनमें से हम किन्हीं 2 संख्याओं को ले लेंगे। मान लीजिए हमने इनको दोनों को ले लिया तो 35 का भाग हम 35 से भाग जब 70 में कराएंगे 2 बार में पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात इन दोनों का तो एचसीएफ 35 आ गया। अगर इस 35 का इस 15 में पूरा भाग चला जाएगा तो हम कह देंगे इनका तीनों का एचसीएफ 35 है। लेकिन यहाँ पर पूरा 35 का तो भाग जाएगा नहीं, तो इसके गुणनखंड कराएंगे 5 × 7। 7 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। अर्थात इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसकी करने का तरीका है। इस तरह से भाग से एचसीएफ निकाला जाता है। जब भी कहीं पर एचसीएफ निकालना हो तो यही तरीका अपनाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा गया एचसीएफ निकालना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6वां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा गया 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 216 है, 288 है और 720 है। इनका एचसीएफ निकालना है। 720 का एचसीएफ निकालना है। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। जब भी इनका एचसीएफ निकालना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो इनको देखो भागविधि प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था इनमें से कोई 2 संख्याएं ले लेना। हम 216 से भाग 288 में कराएंगे तो ये एक बार भाग चला जाएगा तो 216 हो गया। 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में ये आ जाएगा 72। इसमें 216 से भाग कराएंगे तो हमने देखा कि 3 बार में चला जाएगा, 3 9। अर्थात इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 72 आ गया। अगर इस 72 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो यही तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो 720 में 72 का भाग चला जाएगा। अर्थात इनका तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 72। यही चीज ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधे कहा था कि 216, 288 और 720 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो आ जाएगा 72। आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया है
कि 1134 का 1344 और 1701 का महत्तम समापवर्तक कितना है, आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8वें में 4 संख्याएं दी गई हैं, 96 का 528 का 2160 का 3520 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ये भी कर लेंगे। आगे देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि देखते हैं कि सब में पहली वाली संख्या 1.75 में दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या 2 है, इसमें दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या 1 है, और ये सबको पता है कि जिस संख्या में कहीं दशमलव नहीं होता है उसमें अंत में दशमलव होता है। इसमें दशमलव के दाईं ओर 2 है, तो सब में दशमलव के दाईं ओर 2 अंक करेंगे, तो यहाँ डबल जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे। इसमें भी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक, इसमें भी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक, और इसमें भी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक। जब सब में दशमलव के दाईं ओर अंक बराबर हो जाएं तो सबके दशमलव हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा 700। सवाल में कहा गया था एचसीएफ निकालना था। अभी पीछे हमने बताया था कि 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इनका तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जब इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 35। अब ये 35 तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि संख्याएं दशमलव में दी गई थी, तो उत्तर भी दशमलव में आएगा। तो देखते हैं, हमने दशमलव के दाईं ओर सब में कितने कितने अंक किए थे, 2 अंक। अब यहाँ हम कहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हो जाए, तो अगर यहाँ दशमलव लगा दें दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.35। ये इनका एचसीएफ हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा गया है 2.4 कामा 0.36 कामा 7.2 का महत्तम समापवर्तक यानी का एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला वही काम, दशमलव के दाईं और इसमें 1 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक है, तो अधिकतम कितने हैं, 2, तो सब में अधिकतम किए जाते हैं, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो नीचे इसको लिखेंगे 240 और ये 36 हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है तो इनका तीनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 12। लेकिन जो संख्याएं दी गई थी वो तो दशमलव में दी गई थी, तो ये 12 तो आंसर होगा नहीं, तो इसमें कहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हो जाए तो यहाँ दशमलव लगा दें, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.12 या 0.12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 7/9 कामा 14/15 कामा 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करना। इस क्वेश्चन में हम बताएंगे तुमको भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जब भी भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो जो चीज पूछी जाए वो अंशों का वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर 3 भिन्ने हैं, तो तीनों के अंश लिखेंगे, तो इसका अंश 7 है, इसका अंश 14 है और इसका अंश 7 है। इनका हम एचसीएफ निकाल देंगे। बाकी बचा हर, तो इसका हर 9 है, इसका हर 15 है और इसका हर 10 है। ऊपर एचसीएफ अगर निकाला है तो नीचे फिर हम यहाँ से एलसीएम निकाल देंगे, तो यही भिन्न का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अगर एलसीएम पूछा गया होता तो इनके सबके अंशों का एलसीएम निकालते, हारों का एचसीएफ निकालते, यानी अगर ऊपर एचसीएफ है तो नीचे एलसीएम होगा, अगर नीचे एलसीएम है तो ऊपर एचसीएफ हो जाएगा। अब 7, 14 और 7 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 7, नीचे है 9, 15 और 10 का एलसीएम। तो अभी एलसीएम के तो एक भी सवाल करवाया नहीं, तो इनका हम एलसीएम निकालना बता देते हैं साइड में कैसे निकाला जाता है। ये 9 लिखा है, ये 15 लिखा है और ये 10 लिखा है। देखते हैं कि इसमें अगर हम देखें तो 3 से पहले कट जाएगी संख्या, तो 3 त्रिका 9, 53, 15 और ये 10 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 नहीं 10। 2 से काटेंगे, ये क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में सब में 1 1 ना आ जाए। इसके बाद इनका आपस में गुणा करा देंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 3 आई 30, त्रिका 90, यानी इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम 90 आ जाएगा। तो इस टोटल भिन्न, ये जो 3 भिन्ने दी गई थी 7/9 कामा 14/15 कामा 7/10, इनका एलसीएम आ गया 7/90। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार का भिन्नों का ही सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? कहा गया है 9/10 कामा 12/25 कामा 18/35 कामा 21/40। इनका तीनों का एचसीएफ इसमें भी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हमने बताया था अगर एचसीएफ पूछा गया है तो इनके सबके अंश लो और उनका एचसीएफ निकालो, यानी 9, 12, 18, 21 इनका निकाल देंगे हम एचसीएफ। और नीचे इनके सब के हर लेंगे 10, 25, 35, 40 इनका निकाल देंगे एलसीएम। तो अभी इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना दोनों का तरीका हम बता चुके हैं। इनका तीनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 3 और जब इनका चारों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1400। अर्थात इन चारों भिन्नों का एचसीएफ आ जाएगा 3/1400। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा यह गया है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। तो यदि संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। इनका अनुपात करेंगे तो x सब में कट जाएगा तो 1:2:3 ही रहेगा। आगे का आगे इनका महत्तम समापवर्तक। तो एक चीज ध्यान देना, अगर 3 संख्याएं दी गई हैं उनका एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ मतलब होता है तीनों में जो कॉमन गुणनखंड होता है और एलसीएम का मतलब होता है तीनों में कॉमन गुणनखंड इनटू जो तीनों में अनकॉमन गुणनखंड, यानी जो तीनों में बच जाए वही हो जाएगा उसका एलसीएम। तो एक चीज देखते हैं यहाँ पर तीनों में कॉमन गुणनखंड कौन सा है? x है और इसके हिसाब से उसने कहा है महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी x की वैल्यू दे दी गई है 12। अब उसने पूछा ये संख्याएं कौन सी हैं, तो ये संख्याएं कौन सी हैं? x का मान यहाँ रखेंगे तो 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये संख्या आ जाएंगी 12, 24, 36। वैसे अगर ऑप्शन से भी करना चाहें तो पहले ऑप्शन में 6, 12, 18 है तो इनका तीनों का एचसीएफ तो 12 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा इनको तीनों को चेक कर लेंगे कि जिसमें 12 एलसीएम आ जाए, एचसीएफ आ जाए सबका, वही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आगे ऐसे तो कर ही सकते हैं, तरीका हमने बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 105, 165, 285, 1365 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं। इनमें से कोई दो संख्या, ये जरूरी नहीं होता है कि पहली दूसरी ही लें, पहले के साथ तीसरी भी ले सकते हैं, पहले के साथ चौथी भी ले सकते हैं। इसमें हमेशा ऐसी संख्याएं लेने का प्रयास किया जाता है जिनका अंतर कम हो। क्यों? देखो उसका बेनिफिट बताएंगे हम। ले तो 105 के साथ 1365 भी सकते हैं, ले तो 105 के साथ 285 भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये वाली संख्या लेंगे, इनका दोनों का क्या है? डिफरेंस कम है। तो अब 105 में अगर हम 165 का भाग कराएं, सॉरी 165 में 105 का भाग कराएंगे तो एक बार चला जाएगा, तो ये 105 हमने कर दिया, 5 में 5 0, ये 6 हो गया। अब यहाँ से फिर 105 में भाग कराएंगे तो फिर एक बार चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 45 आ जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे तो 60 आ जाएगा, एक बार जाएगा तो 45 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पर 45 करेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। ओवरऑल हमने देखा ये क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि पूरा पूरा भाग न चला जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका दोनों का एचसीएफ कितना आया? 15 आया। अगर इस 15 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें भी 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो हम कह देंगे इनका चारों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? आ जाएगा 15। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 105, 75, 45, 15। वैसे देखें ऑप्शन से तो ऑप्शन तो मैच कर रहा है, तो सीधे 15 आ जाएगा, नहीं तो चेक करा लेते हैं। 15 से पूरा पूरा भाग हम ना करा के सीधे 5 और 3 से तो करा सकते हैं। 3 की विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में बताया जाता है। तो 8, 2, 10, 5, 15, 5 से चला जाएगा, यहाँ भी 5 से चला जाएगा भाग, 3 से देखे 6, 3, 9, 1, 10, 5, 15, अर्थात पूरा पूरा 15 का समय भाग चला जाएगा। यही इनका चारों का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ का तरीका एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, अच्छा क्वेश्चन है, 0 तथा 6 का एचसीएफ उसने पूछा है। यहाँ पर इससे 2 क्वेश्चन बन सकते थे। एक तो 0 तथा 6 का जैसे यहाँ पर एचसीएफ बना था, अगर 0, 6 का एलसीएम बनता तो दोनों के उत्तर अलग अलग होते हैं।
अगर कभी भी जीरो के साथ कोई संख्या दी गई हो, जीरो के साथ एक संख्या दी जाए या दो संख्याएं दी जाए या तीन संख्याएं दी जाए, बस तुमको देखना है कि उनमें से कोई संख्या जीरो तो नहीं है। अगर उनका एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा अपरिभाषित एचसीएफ होता है। यानी अगर हम कहते हैं 0,1365, 1520, 1930, चाहे जितनी संख्याएं कहते हैं, अगर उनमें से एक कोई संख्या जीरो है तो निकालने की तुमको एचसीएफ जरूरत नहीं है। एचसीएफ होता है कितना? अपरिभाषित, यानी निर्धारित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होता है। आगे देखते हैं, अगर जीरो के साथ कई संख्याएं दी जाएं और उनका एलसीएम पूछा जाए तो उनका एलसीएम होता है जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं समझ आएगा कि अगर जीरो के साथ कई संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ पूछा जाता है तो अपरिभाषित होता है। अगर जीरो के साथ, ये जरूरी नहीं कि 6 हो, कई संख्या हो सकती हैं, केवल अगर तुमको देखना है कि बस केवल जीरो मिल जाए तो शून्य होता है। ये दोनों पॉइंट अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको नोट करो, इस प्रकार से पूछा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, तो हम अगर पहली संख्या 5x मान लेंगे, दूसरी संख्या 6x हो जाएगी। इनका महत्तम समापवर्तक, अभी हमने महत्तम समापवर्तक की परिभाषा बताई थी। अगर इनमें दोनों, इनका दोनों का देखो हम एचसीएफ भी निकाल के बता रहे हैं और एलसीएम भी बता रहे हैं। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो हमने बताया था कि दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है? x है। अगर हम यहाँ पर इनका एलसीएम निकालें, एलसीएम में बताया था कि कॉमन गुणनखंड सबसे पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद दोनों में जो बच जाता है, 5 बचा 6 बचा, यानी 30x इनका क्या हो, इनका एचसीएफ x होगा और इनका एलसीएम कितना होगा? 30x। यानी एचसीएफ का मतलब कॉमन गुणनखंड, एलसीएम का मतलब कॉमन गुणनखंड इनटू अनकॉमन गुणनखंड, ये हो जाएगा। तो उसने हमसे सीधे ये कहा था कि इनका दोनों का एचसीएफ कितना दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया था इनका महत्तम समापवर्तक 4 है और इसके हिसाब से एचसीएफ x है, तो x बराबर ही तो वैल्यू 4 आई है। आगे कहा इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो इनका एलसीएम अगर इसी x के रूप में निकालें तो अभी हमने निकाला था, एलसीएम आया था 30x आया था कि नहीं आया था? x की वैल्यू 4 है तो सीधे आ जाएगा 120। ये ना करके सीधे यहाँ पर 4 रखो तो 5 को 20 आ जाएगा और 6 को 24 आ जाएगा। अब एलसीएम निकाल दो तो भी 120 आ जाएगा। नहीं समझ आएगा? दोनों तरीके एक ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 8, 9, 12, 15, 20, 25, इनका उसने एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम का एक तो तरीका हमने बताया था कि गुणनखंड वाला तरीका करते हैं, जब तक सब में जब तक सबके लास्ट में एक एक ना है तब तक गुणनखंड करते रहते हैं। अगर गुणनखंड नहीं करना है तो एक थोड़ा लॉजिकल तरीका है, देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। देखा यह जाता है कि सबसे पहले इनमें देखो कि ऐसी कोई संख्या तो नहीं है जिसमें एक संख्या का दूसरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी ऐसी कोई संख्या यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो देखते हैं कि सब में कुछ कॉमन भी मिल रहा है, तो सब में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इनके सीधे अभाज्य गुणनखंड कराए जाते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 4 तिहाई किया तो 12 लिख गया कि नहीं लिख गया? ठीक है, इसको 12 लिखना था, हमने 4 गुणा 3 कर दिया। अगर यहाँ पर हम एक 5 कर दें तो ये 15 भी हमने यहाँ पर समाहित हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद 5 को 20 ऑटोमेटिक हो गया, देखो 5 को 20, तो ये 20 को भी यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अगर एक 5 और कर दें तो ये 25 भी हो गया कि नहीं हो गया? एक 3 और कर दें तो 3 त्रिका 9 भी हो गया। एक 4 के साथ 2 कर दें तो ये क्या हो गया? पूरा हो गया कि नहीं हो गया? सब गुणनखंड यहाँ पर समाहित हो गए। अब इनका आपस में गुणनखंड कर देते हैं, गुणा करा देते हैं आपस में, तो आ जाता है। नहीं समझ में? कैसे कराएंगे? 25 चौको 100 ये हो गया, 3 त्रिका 9 दूनी 18, तो 18 गुणा 100 बराबर हो गया 1800। इनका आपस में गुणा कराने में भी ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले 5 का आपस में गुणा, फिर 5 का सम संख्या के साथ गुणा कराते हैं ताकि जीरो वाले फॉर्मेट बन जाए। ये ना कराना कि 55 25 3 75, तो कैलकुलेशन 75 के साथ फिर 3 का गुणा कराओ तो कैलकुलेशन कठिन होगा। 5 का पहले आपस में गुणा, उसका सम संख्या में गुणा कराने का प्रयास किया करो तो जीरो हो जाएगा, इसके बाद संख्या आसान हो जाएगी। और सवाल कराएंगे, देखना कितना आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 24, 36, 40, इसका भी एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले देखो उसी तरीके से बताते हैं। एक तो तरीका गुणनखंड वाला तो सबको पता है कि जब तक एक एक ना करते रहेंगे, इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखा जाता है इनमें ऐसी कोई संख्या है जिससे सब में कॉमन, तो हम देखते हैं 4 सब में कॉमन है कि नहीं है। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा।
9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इनके अभाज्य गुणनखंड कराएंगे, 3 दूनाई 6, एक 3 अगर यहाँ पर कर दें 3 त्रिका 9, अगर 5 यहाँ कर दें 10 भी आ गया। ये 4 बाहर लिखा था, इसको भी 4 लिख देंगे। अब करते हैं 5 चौको 20 दूनाई 40 और 3 त्रिका 9, 360। इनका एलसीएम आ गया 360। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा। तो इसी तरह से कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, आ जाएगा। आगे 20 नंबर भी इसी तरह का 148 और 185 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, ये भी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, भिन्ने दी गई हैं। कहा गया है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसका तरीका, हालांकि हम जब एलसीएम बता रहे थे तो वहीं पर हमने बताया था कि अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए तो इनके सबके अंश लेकर उनका एलसीएम निकाल देंगे और इनके हरों का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो इन सबके अंश लेकर उनका एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे और 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1, 5, 4, 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 20 और इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 3, अर्थात इन सभी चारों भिन्नों का एलसीएम आ जाएगा 20/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 करना है तो ये भी कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दशमलव की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। एक संख्या 1.08 है, अगली है 0.36 है, अगली है 0.9 है। सबसे पहला काम होगा दशमलव के दाईं ओर के अंक बराबर करेंगे। इसमें दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक करेंगे। अब ये सबके दशमलव के दाईं ओर अंक बराबर हो गए। ये 108 हो गया, ये 36 हो गया, ये 90 हो गया। अब इनका एलसीएम निकालना है तो हमने बताया था, तो एक तरीका हमने सबसे पहला काम है कि इनमें देखते हैं सब में कॉमन क्या है। तो सब में कॉमन अगर देखें तो 18 सब में कॉमन आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 × 90, ये हो जाएगा। अब इनके अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 × 2, तो ये 2 ऑलरेडी इसमें आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 540। इनका आपस में गुणा कराओगे तो आ जाएगा 540। लेकिन ये 540 तो उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं दशमलव में दी गई है तो उत्तर भी दशमलव में होगा। अब एक चीज देखते हैं, हमने दशमलव के दाईं ओर सब में अंक कितने किए थे, 2 किए थे। इसमें दशमलव कहाँ लगाएं कि दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हो जाए, यहाँ दशमलव लगा दें, अर्थात इसी को लिख सकते हैं, अथवा में 5.4 लिखें या 5.40 लिखें। तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर P1 इंटू P2, जहाँ पर एचसीएफ एलसीएम पता है। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त, P1 का मतलब पहली संख्या, P2 का मतलब दूसरी संख्या। यहाँ पर उसने महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः दे दिए हैं। तो 8 × 48 बराबर, इनमें से एक संख्या 24 है तो उसने दूसरी संख्या यानी P2 की वैल्यू पूछी है। तो 24 × 48 हो जाएगा, तो P2 बराबर आ जाएगा 16। दूसरी संख्या आ जाएगी 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, लघुत्तम समापवर्त 7700 है। तो इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम वही फार्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम है 7700, पहली संख्या 275 है, दूसरी संख्या P2 पूछा है। तो P2 बराबर हो जाएगा 11 × 7700 बटे 275। 11 से काटेंगे तो 11 दूनाई 22, 11 पचे 55। ये 77 लिखा है, इसको 77 × 100 बटे 25, 25 से इसको काटेंगे 4 आ जाएगा। ये 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 2 30, यानी दूसरी संख्या आ जाएगी 308।
अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है 12 के दो गुणजों, 12 के यहाँ पर गुणज उसके कहने का मतलब है उसने अप्रत्यक्ष तरीके से कह दिया है कि इनका दोनों संख्याओं का मासा 12 है। क्यों? जैसे हम तुमसे कह दें कि 3 के गुणज, एक 3a है और एक 3b है, तो यही तो 3 के गुणज हैं, इसमें भी 3 का गुणा है और इसमें भी 3 का गुणा है। हम कह नहीं सकते क्या दोनों का एचसीएफ 3 है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ये होता है दोनों में कॉमन, जब दोनों 3 के गुणज हैं दोनों में कॉमन हमेशा क्या मिलेगा 3। तो उसने 12 के गुणज कहा है, मतलब इनका एचसीएफ दोनों का क्या है 12 है। का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है, इनमें से एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होगी? एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है, पहली संख्या 132 पता है, दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। 12 के गुणज कहा है मतलब दोनों का एचसीएफ 12 है। लघुत्तम समापवर्त 1056 है, पहली संख्या 132 है और दूसरी संख्या उसने पूछा है। 12 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 से देखते हैं कट जाएगा, 11 से जब काटेंगे तो इसको तो आ जाएगा 11 नहीं 99, 11 छक्का 66, तो P2 बराबर आ जाएगा 96 यानी 96। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x। कहा गया इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। तो ऐसे अगर हम इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें तो हमने बताया सबसे पहले दोनों में कॉमन गुणनखंड, इसमें 3 बच रहा है और इसमें 4 बच रहा है, यानी इनका इसके हिसाब से 12x ही तो आएगा एलसीएम, लेकिन सवाल के हिसाब से उसने कहा है 84 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। आगे उसने हमसे पूछा क्या है, तो कहा इनमें से बड़ी संख्या, एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है। जब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एक संख्या 21 आ जाएगा और एक संख्या 28 आ जाएगा, तो बड़ी संख्या 28 पूछी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया, 29 से बड़ी दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 29 है और लघुत्तम समापवर्त 4147 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उसने 29 कहा है, तो अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है तो एक संख्या को हम 29a और दूसरी संख्या को 29b मानेंगे। बताओ दोनों का एचसीएफ 29 है कि नहीं है। आगे उसने कहा है लघुत्तम समापवर्त 4147 है, इसके हिसाब से इनका लघुत्तम समापवर्त 29ab होगा कि नहीं होगा। कॉमन गुणनखंड दोनों में 29 है, अनकॉमन a हो गया, इसमें अनकॉमन b है, तो 29ab बराबर हो जाएगा 4147। यहाँ से जब ए बी बराबर निकालेंगे तो 4147 में 29 का भाग कराएंगे तो आ जाएगा 143। अब यहाँ पर 143 के जब अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो आ जाएगा 11 गुणे 13, तो ए की वैल्यू 11 आ जाएगी और बी की वैल्यू 13 आ जाएगी। यहाँ से अगर ए की जगह 11 रख दे तो पहली संख्या मिल जाएगी, बी की जगह 13 रख दे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। अगर वो दोनों अलग अलग संख्याएं पूछता तो इनमें दोनों में गुणा कराते हैं, लेकिन उसने हमसे पूछा इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसी में अगर इनको दोनों को जोड़े तो इसके हिसाब से दोनों का योग 29। अगले क्वेश्चन में a प्लस बी है कि नहीं है, तो यहाँ पर a प्लस बी, ए और बी की वैल्यू पता है, a की जगह 11 और b की जगह 13 रखेंगे तो ओवरऑल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29 गुणे 24 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इनका दोनों का जब आपस में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 696। यहाँ पर अगर कराते तो 2 बार गुणा कराना पड़ता है, इसके साथ पहले कराते, इसके साथ कराते फिर जोड़ते, यहाँ पर एक ही बार गुणा कराना है, सीधे डायरेक्ट आ जाएगा 696। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। जैसे ही उसने कहा महत्तम समापवर्तक 3 है तो पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 3 भी मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। आगे उसने कहा लघुत्तम समापवर्त 105 है, तो इसके हिसाब से इनका एलसीएम हो जाएगा 3ab, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 105। यहाँ से ab बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 35। अब हमको 35 के अभाज्य गुणनखंड कराना है, तो ab बराबर आ जाएगा 5 गुणा 7, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7, अर्थात यहाँ पर अगर हम संख्याएं निकालें तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 7 तिरका 21। ये वैल्यू दोनों संख्याएं आ गई।
पहली उसने कंडीशन कहा दोनों संख्याओं का योग 36 है। देखो इनको दोनों को जोड़ के चेक करोगे, इनका योग 36 है तो जोड़ेंगे तो इनका योग 36 आ जाएगा, अर्थात हमारी सभी कंडीशनें सही। आगे उसने कहा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/15 होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/21 होगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 105, ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12/105। इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9 53, अर्थात 4/35 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 17 है और लघुत्तम समापवर्त 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। फिर वही पहली संख्या 17a और दूसरी संख्या 17b, इसके हिसाब से इनका दोनों का लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 17ab बराबर हो जाएगा 714, तो ab बराबर आ जाएगा 714/17। यहाँ से भाग करा के देखते हैं कितना आएगा। 17 से भाग कराएंगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा और 17 दुनाई 34 हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 42। इसके या भाजमूल खंड कराएंगे 6 गुणा 7, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी और बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। उसने कहा इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसके हिसाब से इनका योग हो जाएगा 17, अगले क्वेश्चन में a प्लस बी, ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू 7 है, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा कितना आ जाएगा 13। इनका गुणा कराएंगे 17 त्रिका 51, 17 एकम 17, 17 5 22, यानी इनका योगफल आ जाएगा 221। नहीं समझ में एक बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है, इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है। तो फिर वही दोनों का एचसीएफ दिया गया है 12, तो पहली संख्या 12a और दूसरी संख्या 12b। इनका लघुत्तम समापवर्त 72 दिया गया, तो इसके हिसाब से दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12ab बराबर 72 के, तो ab बराबर आ जाएगा 6 या भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 2, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। यहाँ पर रखेंगे तो 12 तिहाई 36 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 12 दुनाई 24 आ जाएगा। उसने कहा इन दोनों संख्याओं का योग 60 है, देखते हैं दोनों का योग 60 है क्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो योग आ जाएगा 60। अब उसने कहा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है 24 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछता तो 36 हो जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर है 680। यदि इन संख्याओं में यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, कहने का मतलब है कि एलसीएम जो है 84 गुना है एचसीएफ के। अब हम ऐसा करें कि एलसीएम की जगह 84 एचसीएफ इस कंडीशन में अगर रखें तो एक एचसीएफ तो यहाँ पर लिखा था, एलसीएम की जगह हम लिख सकते हैं 84 एचसीएफ बराबर 680, तो ये हो जाएगा 85 एचसीएफ बराबर आ जाएगा 680। तो यहाँ से जब हम एचसीएफ बराबर केवल निकालेंगे तो आ जाएगा 680/85, यहाँ पर आ जाएगा 17 से काटेंगे 17 चौको 62, 17 पूर्व 85, यानी हम देखेंगे कि एचसीएफ की वैल्यू आ गई 8। अगर ये 8 यहाँ पर रख देंगे तो 84 गुणा 8 जो है ये इनका एलसीएम आ गया। देखो एचसीएफ हमको पता है 8, एलसीएम पता है 84 गुणा 8, यानी गुणा करा देंगे। आगे उसने कहा इनमें से एक संख्या 56 है, तो क्या दूसरी संख्या नहीं ज्ञात करते हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर P1 गुणे P2 से एचसीएफ अलग पता है, एलसीएम अलग पता है। पहली संख्या P1 उसने खुद कहा है कि 56 है, तो दूसरी संख्या निकाल देंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आगे कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, तो इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो देखते हैं एक छोटे से पहला एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए लिखा है 12, 20 और 30। हम अगर इनसे कहें कि इनका एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 60, ये हमने एलसीएम निकाला है। अगर इन्हीं तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए
तो इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 2। तो एक नियम होता है, अगर किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाला जाए और उन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए तो हमेशा एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर एलसीएम में एचसीएफ का पूरा भाग नहीं जाता तो हम कह देंगे कि ये इनका एलसीएम नहीं है और ये इनका एचसीएफ नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी इन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो जिसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वही इसका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि एलसीएम में एचसीएफ का पूरा पूरा भाग, देखो 2 का भाग इसमें 60 में चला जाएगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन का आगे है 8, तो 8 का भाग तो 120 में चला जाएगा, ये तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है 12, 12 का भी चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन 24 है, 24 का भी चला जाएगा। चौथा ऑप्शन 35 है, तो 120 में 35 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात यही डी नंबर ऑप्शन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या। आगे क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे कि जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्त 136 है। तो फिर वही क्रिया, पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या 16 भी, इनका एलसीएम हो जाएगा 16 AB बराबर 136। यहाँ से AB बराबर निकालेंगे तो 136 बटे 16 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16। यहाँ से करेंगे आ जाएगा 17 बटे 2 का मतलब 8.5। अब यहाँ पर तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड नहीं करा सकते हैं, तो जब अभाज्य गुणनखंड ना करा सकें तो उसने पूछा है कितने जोड़े हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या मिलती, मान लीजिए यहाँ पर 6 मिल जाता, तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 2 हो जाता, एक अभाज्य गुणनखंड 6 गुणा 1 हो जाता। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसे गुणनखंड जिनका अगर 2 गुणनखंड कराएं, अगर उनका एचसीएफ 1 आए तो वो उनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया और ये इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो यहाँ पर इसके कितने जोड़े बनेंगे? 2। यहाँ पर जब इसके अभाज्य गुणनखंड ही नहीं हो रहे हैं तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे? एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 32 लिखा होता, इसके अभाज्य गुणनखंड कराने के लिए कहा जाता, तो देखते हैं किस प्रकार से कराते हैं। तो एक देखो कैसे कराएंगे, एक हो सकता है 16 गुणा 2, 8 गुणा 4 और एक 32 गुणा 1। तो यहाँ पर कौन सा राइट, इसका बिल्कुल सही अभाज्य गुणनखंड है। ये तो गुणनखंड बिल्कुल गलत है। ये अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा हमने अभी बताई थी कि दोनों का मासा कितना होना चाहिए? 1। इनका दोनों का मासा कितना है? 2। इनका दोनों का मासा 4। यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका केवल एक एचसीएफ होगा। जैसे मान लीजिए 24 का है, एक हो सकता है 8 गुणा 3, एक हो सकता है 6 गुणा 4, एक हो सकता है 12 गुणा 2। तो इसमें कौन सा सही होगा? 8 गुणा 3। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है दोनों का मासा कितना होना चाहिए? 1। जब यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड है, जब इसका दशमलव में होगा, दशमलव वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते, अर्थात इसमें एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक न हुए तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। पहली संख्या P1 बराबर दिया है उसने 306, दूसरी संख्या P2 बराबर उसने दिया है 657। आगे उसने कहा इनका लघुत्तम समापवर्त यानी उसने एचसीएफ उसने दे दिया है एचसीएफ बराबर 9 और उसने एलसीएम पूछा है तो सीधे फार्मूला होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर P1 गुणे P2। एचसीएफ उसने दे दिया है 9, एलसीएम हमको नहीं पता है। इनका दोनों का पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो यहाँ से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 306 गुणा 657 बटे 9 आ जाएगा। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो इनका आ जाएगा 22,338, अर्थात इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 22,338। ये हो जाएगा। धन्यवाद।